हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और जो नवाब थे, बंगाल के नवाब, उनके बारे में। और ये पार्ट 4 है। इसके पहले मैं 3 पार्ट पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से 2 पार्ट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में है और जो थर्ड पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है। तो थर्ड पार्ट से हमने स्टडी शुरू किया है एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। तो चलिए आज भी अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो पिछला क्वेश्चन जो हमारा था वो ये वाला था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन एक बार 45 फिर से सॉल्व कर लेते हैं। नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जहां उसने गोला बारूद तैयार किया और सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से शिक्षा देना प्रारंभ किया। इस कार्य में उसे किस मुस्लिम अधिकारी का सहयोग मिला? तो जिस मुस्लिम अधिकारी का उसे सहयोग मिला था वो था मोहम्मद ताकी खां। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुमेलित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है। मेजर मुनरो, मिस्टर एलिस और वसी वसी टार्ट और हैववेल हॉलवेल, सॉरी। तो यहाँ पे इसे हमें नीचे दिए गए कथन जो हैं उनसे सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहले है मेजर मुनरो, इनको हम करेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर से। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति। इसके बाद है मिस्टर एलिस, ये हो जाएंगे नंबर 1 से पटना स्थित अंग्रेजी कोठी का प्रधान। फिर वसी टार्ट, तो ये वसी टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे सबसे नीचे बंगाल का स्थाई गवर्नर, यहाँ पे नीचे। फिर इसके बाद हॉलवेल, हॉलवेल हो जाएगा बंगाल का अस्थाई गवर्नर नंबर 3 से। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अलीनगर की संधि है और नीचे ईयर दिए गए हैं और इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है अलीनगर की संधि, इसे हम करेंगे 1757। इसके बाद है अली वर्दी खां की मृत्यु। तो अली वर्दी खां की मृत्यु हुई है यहाँ पे सन 1756। इलाहाबाद की संधि जनवरी 1757। इसके बाद कलकत्ते पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार, ये हुआ था सन 1765 में। तो इस तरह से आप सुमेलित कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है मीर जाफर, मानिक चंद, अमीन चंद और जगत सेठ, और नीचे इसके संबंध में दिए गए हैं। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दे रहा है मीर जाफर। मीर जाफर को हम करेंगे सेनापति से, यानी ए आ जाएगा यहाँ पर। मानिक चंद, मानिक चंद को करेंगे 2 नंबर से, यानी कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी, बी हो जाएगा। इसके बाद है अमी चंद, अमी चंद को करेंगे धनी व्यापारी से, यानी सी आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट है जगत सेठ, जगत सेठ को हम करेंगे बंगाल का धनाढ्य महाजन, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, और यहाँ पर दिया गया है घटना दी गई है और संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं और उन्हें उनसे संबंधित करना है। तो सबसे पहले है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध को हम संबंधित करेंगे कर्नल स्मिथ से। इसके बाद दूसरा है द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध को हम संबंधित करेंगे वॉरेन हेस्टिंग से।
इसके बाद दिया है तृतीय मैसूर युद्ध, तो ये हो जाएगा कर्नल कॉर्नवालिस से। और चतुर्थ मैसूर युद्ध ये करेंगे वेलेज़ली से। इस तरह से आप सुमेलित कर लीजिए। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर की काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो जो सदस्य नहीं बना था वो था लेमा स्ट्रे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो कालीकट में स्वागत करने वाला था जमोरिन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1858 ईस्वी के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया? तो ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऊपरी बर्मा को। राजा चेत सिंह के प्रति वॉरेन हेस्टिंग की नीति के बारे में निम्न में से किसका रवैया नर्म था? तो जिसका रवैया नर्म था वो था जॉन स्ट्रेची। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो अधिक सक्रिय थी बंगाल और असम में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो भारतीय राज्य जो दुधारू गाय था वो था अवध। उस राज्य का नाम इंगित करे जिसने 1800 ईस्वी में सहायक संधि की थी। तो सहायक संधि करने वाला था हैदराबाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए तो हैदराबाद के निजाम ने। सहायक संधि व्यवस्था किसकी मानसिक उपज थी? मतलब किसने इसे चलाया था? तो ये चलाने वाला था लॉर्ड वेलेज़ली। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायता संधि स्वीकार की? तो सहायक संधि सबसे लास्ट में स्वीकार करने वाला था होलकर। सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया? तो सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने ये सभी किए थे, उपरोक्त सभी आएगा। एक बार देख लेते हैं। एक कहता है भारतीय शासकों के विदेशी संबंधों पर नियंत्रण किया, फिर भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान की, भारतीय शासकों के बीच फूट डलवा दिया। तो ये सभी किया था सहायक संधि के माध्यम से। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत एक राज्य था। तो कौन सा अधिकृत राज्य था? जैतपुर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में से किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई? तो किस पर लागू नहीं हुई थी? तो संभलपुर। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किन राज्यों को हस्तगत करने के निर्णय को डॉक्टरेट की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? डॉक्टर क्वेटरो की सभा ने अनुमोदन नहीं किया। तो ये अनुमोदन नहीं किया गया था उदयपुर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देसी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? तो सबसे अधिक संख्या में मिलाए गए थे डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया? तो ये सबसे पहले लागू हुआ था सतारा में। लॉर्ड डलहौजी की प्रशासन काल में निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ?
तो जो घटित नहीं हुआ वो था दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। ये घटित नहीं हुआ था, बाकी सभी घटित हुए थे, जैसे कि मुंबई से थाने तक रेलवे का खोला जाना, डाक वगैरह की व्यवस्था इत्यादि हुए थे। क्वेश्चन नंबर 119, डलहौजी की सबसे भयानक राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। तो क्या भूल सिद्ध हुई थी? तो वो था अवध का अधिग्रहण। दुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो किसे कुशासन या दुशासन के आधार पर सम्मिलित किया? तो ये था अवध। अवध किसके समय में एक ब्रिटिश इलाका बना? तो ये बना था लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों मिलाया? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया कुशासन के आरोप पे। अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रपट या रिपोर्ट कौन सी थी? तो ये रिपोर्ट थी बिशप हैबर की रिपोर्ट। निम्न में से किसे चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीनी पदक प्रदान किया गया? चीनी पदक प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। जिसकी सहायता से दोस्त अली कर्नाटक का नवाब बना था, वह था, तो दोस्त अली बना था, वो था ब्रिटिश अफसर। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो आधिपत्य स्थापित किया था 1761 में। मैसूर की स्थापना की थी, तो मैसूर की स्थापना की थी हैदर अली। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी सादत खां बुरहान उल मलिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने किसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे हैदराबाद। कलकत्ता किसने स्थापित किया या बसाया था? तो जॉब चौरनॉक ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में सिखों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो ये विद्रोह हुआ था बंदा बहादुर के नेतृत्व में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में क्या हुआ? तो सालबाई की संधि से क्या हुआ था? तो महादजी सिंधिया की शक्ति बढ़ गई थी। सालबाई की संधि हुई थी, तो ये संधि हुई थी अंग्रेजों और मराठों के मध्य। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम हुगली में फैक्ट्री की स्थापना के समय फरमान जारी किया, जिसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपए के नियमित वार्षिक शुल्क भुगतान के बदले में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया? तो ये विशेषाधिकार दिया गया था शाह सुजा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में लॉर्ड वेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिला? तो ये अवसर प्राप्त हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेसिन पलायन से। वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो वहां का जो शासक था उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे गवर्नर होगा, केवल गवर्नर था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल की जब बात आती है तो हो जाएगा विलियम बेंटिक। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो सूरत की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 7 मार्च 1757 में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और यहाँ पे दिए गए हैं अंग्रेज, फ्रांस, डच। उपयुक्त यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इसकी स्थापना का सही क्रम, तो किसने कब कैसे स्थापित किया था, ये क्रम हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा पुर्तगाली नंबर 1 पे, फिर आ जाएगा डचों ने स्थापित किया, इसके बाद अंग्रेजों ने स्थापित किया, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसियों ने स्थापित किया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने 45 के लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। और अगर आप एमसीक्यूज ढूंढ रहे हैं हिस्ट्री बेस्ड, वो भी टॉपिक वाइज, तो आप प्रैक्टिस सेट बी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप यहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट ए है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रैक्टिस सेट, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट ए ज़रूर सॉल्व करिए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट में जो है क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो इसमें से आपको काफ़ी रिपीट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने जानकारी आपको दे दी है कि जून में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आपके पास और भी समय मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।